हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी एंगल के ऊपर ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कह सकते हैं ए पार्टिकल थ्रोन इन द स्पेस विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंकते हैं और ये प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ वापस से अगर ग्राउंड पे ही गिरता है तो प्रोजेक्टाइल के इस मोशन को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ फेंका है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u। अब पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो इसको स्टडी करने के लिए हम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होगा u cos थीटा और इसे हमने ux के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये होगा u sin थीटा और इसे हमने uy के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज़ हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा। पार्टिकल की इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज़ की वजह से पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता है। यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो एक्चुअल में पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन और इसके वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना हो तो इस मोशन को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। साथ ही प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से मूव कर रहा है। तो अब हम पता करते हैं कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रखा है। यानी कि पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। पार्टिकल पे लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। और अगर पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा। यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है। तो किसी टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू ux इंटू टी। और हम जानते हैं कि पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा। यानी कि टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा इंटू टी। यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t
जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा। अब इसी तरीके से हम पता करते हैं कि पार्टिकल के वर्टिकल मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा से मूव कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इसे नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए पार्टिकल के वर्टिकल मोशन के दौरान हमें इसके एक्सेलरेशन को -g कंसिडर करना होगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे पार्टिकल के इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल पे जो वर्क करने वाला एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम इस इक्वेशन को पार्टिकल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करें तो यहाँ पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई और पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g, यानी कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे लिखा जा सकता है वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है -g। तो y एक्सिस के अलोंग यानी कि पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है u साइन थीटा, यानी कि y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आफ्टर टाइम t पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम पार्टिकल की आफ्टर टाइम t ग्राउंड लेवल से हाइट भी कह सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो आफ्टर टाइम t वो ग्राउंड लेवल से कितना हाइट के ऊपर होगा। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होती है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है 0। साथ ही पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है x इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है u साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है -g और पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए इसकी रेंज, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आफ्टर टाइम t उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। या सिंपली हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का आफ्टर टाइम t x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू u cos थीटा के इक्वल है। इसलिए पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखा जा सकता है ux इंटू टी। साथ ही पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है uy जो कि u साइन थीटा के इक्वल है और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है -g। तो t टाइम के अंदर पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यानी कि इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल का x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
टी टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। साथ ही टी टाइम के अंदर पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि यहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी वो ही इस पार्टिकल के आफ्टर टाइम टी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब हम पता करते हैं कि इस पार्टिकल का टी टाइम के अंदर इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यानी कि हम पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, जिसे हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर जो कि वाई के इक्वल होगा। थीटा से जुड़ा हुआ ये होगा बेस जो कि एक्स के इक्वल होगा। और हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस है एस। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि टी टाइम के अंदर पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल आफ्टर टाइम टी कहीं यहाँ पे पहुँच चुका होगा। इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है v। अब हम इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है u cos थीटा। यानी कि पार्टिकल की आफ्टर टाइम t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा ही रहेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। साथ ही हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी वैल्यू होती है -g। अब अगर हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे लिखा जा सकता है vy इक्वल्स टू u sin थीटा -gt। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vx इक्वल्स टू u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी vy इक्वल्स टू u sin थीटा -gt। इसलिए पार्टिकल की आफ्टर टाइम t जो फाइनल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अब हम इस इक्वेशन में vx और vy की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा -gt j कैप। साथ ही अगर हम इस इक्वेशन से आफ्टर टाइम t पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो उसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के अंदर vx और vy की वैल्यूज पुट करके आफ्टर टाइम t पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसका हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल अल्फा है ये कितना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि पार्टिकल की आफ्टर टाइम t जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली जो साइड होगी ये वी वाई के इक्वल होगी। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो एंगल अल्फा के सामने ये वाली जो साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर जो कि वी वाई के इक्वल होगी और ये वाली जो साइड होगी ये होगी बेस जो कि वी एक्स के इक्वल होगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए टेन अल्फा को लिखा जा सकता है वी वाई अपॉन वी एक्स और इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज़ पुट करके हम इस एंगल अल्फा को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा कितना होगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। साथ ही हमने पता किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होंगे। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी और वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। साथ ही हम फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पिछले वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम उस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर किसी इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की ओर फेंका है। अब इस पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करने के लिए हम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, जिसे हमने ux के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा u sin थीटा, जिसे हमने uy के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर हम इस पार्टिकल के मोशन को इसके हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में डिवाइड कर लें, तो इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 0, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगी, यानी कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। साथ ही किसी टाइम t के अंदर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के वर्टिकल मोशन के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा, पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा -g। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि डाउनवर्ड है। साथ ही प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है vy इक्वल्स टू uy माइनस gt, और पार्टिकल का t टाइम के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, जिसे हम आफ्टर टाइम t पार्टिकल की ग्राउंड लेवल से हाइट भी कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सारी बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, ताकि आपको ये टॉपिक और भी आसानी से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इस प्रोजेक्टाइल को इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करते हुए वापस से ग्राउंड लेवल तक आने में जितना भी टोटल टाइम लगता है उसे हम इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। यानी कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से फेंके जाने के बाद ये जितनी देर के लिए हवा में रहेगा उसे ही हम उस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका जाएगा और ये इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ वापस से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, तो इस प्रोजेक्टाइल का वाई एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए उसका वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू uy इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पे uy की वैल्यू होती है u sin थीटा, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल T, तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। यानी कि इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है 0 इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल T का मतलब है प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T की वैल्यू निकल के आती है t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u पता हो और प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल के ऊपर फेंका है वो पता हो, यानी कि हमें थीटा पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली उस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो u sin थीटा है इसे हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। यानी कि इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2uy अपॉन g।
प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए हमको याद रखना है कि इसको ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड लेवल तक आने में लगता है। यानी कि प्रोजेक्टाइल का असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे अगर इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो तो इसका असेंडिंग टाइम होगा t/2 और इसका डिसेंडिंग टाइम भी होगा t/2। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कर दें तो इससे हमें प्रोजेक्टाइल का असेंडिंग या डिसेंडिंग टाइम मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का असेंडिंग या डिसेंडिंग टाइम होगा t/2 जो कि u sin थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। या फिर यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो होगा u sin थीटा अपॉन g। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। अब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, तो देखिए जब इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अब अगर हम इस इक्वेशन में t की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी पुट कर दें तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के अंदर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। यानी कि टी टाइम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हम उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो अगर हम इस इक्वेशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ पे ये दोनों u मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर बन जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R को लिखा जा सकता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता हो और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल थीटा के ऊपर फेंका गया हो वो एंगल पता हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा जिसे हम यू एक्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा जिसे हम यू वाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में यू कॉस थीटा की जगह यू एक्स और यू साइन थीटा की जगह यू वाई पुट कर दें तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है r इक्वल्स टू 2ux uy अपॉन जी। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर फेंकते हैं तो इस कंडीशन में ये कितना मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा और इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो कि यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका था तो इस प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा और जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इस प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल एच जो कि इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो होता है -g
तो अगर हम इस इक्वेशन को प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2GY। अब यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H। साथ ही मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी Vy हो जाती है 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में Vy की जगह 0 और y की जगह h पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है 0 इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2GH। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट h को लिखा जा सकता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पे यू वाई का मतलब है प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यू साइन थीटा के इक्वल होती है। यानी कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी पता हो और साथ ही पता हो कि प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल के ऊपर फेंका है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। तो चलिए अब हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टाइम t के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। साथ ही टाइम t के अंदर पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन से t को हम लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, और t की ये वैल्यू अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि दोनों इक्वेशन से हम t को एलिमिनेट कर दें, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा और ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है इसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी प्रोजेक्टाइल का किसी टाइम t के ऊपर x कोऑर्डिनेट पता हो तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें किसी प्रोजेक्टाइल का किसी टाइम t के ऊपर y कोऑर्डिनेट पता हो तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम उस प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो फॉर्मेट होता है वो एक पैराबोला की इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का जो पाथ है वो एक पैराबोला होगा। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी होती है 1/2 mu स्क्वायर। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। और जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड की तरफ आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। लेकिन हर एक इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल आफ्टर टाइम t ग्राउंड लेवल से h हाइट पे पहुंच जाता है। ग्राउंड लेवल पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u और इस हाइट h के ऊपर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है v। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों पोजीशंस पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी को इक्वल पुट कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसे लिखा जा सकता है 1/2 mu स्क्वायर। और जब पार्टिकल h हाइट पे होगा तो इसकी कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और बाकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। यानी कि इस h हाइट के ऊपर पार्टिकल की टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस हाइट h के ऊपर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी पता है और आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड लेवल से हाइट h पता है तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम उस प्रोजेक्टाइल की आफ्टर टाइम t जब वो h हाइट पे होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v को कैलकुलेट कर सकते हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमको याद रखना है कि अगर हम किन्हीं भी दो प्रोजेक्टाइल्स को सेम इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं तो इन दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स की हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा सेम रहेगी, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग होने की वजह से इनकी मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा या 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं तो इन दोनों ही कंडीशंस में अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दोनों कंडीशन में पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा सेम रहेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे तो इसके लिए उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। 2 इंटू 45 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री होगा और हम जानते हैं कि साइन फंक्शन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है और इसकी वजह से 45 डिग्री एंगल के ऊपर पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो मैक्सिमम रहेगी। यानी कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा मैक्सिमम होगी और इस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखा जा सकता है आर मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। जब कोई भी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उस कंडीशन में पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है और पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। इस मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट कवर करता है उसका फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साथ ही हमने स्टडी किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। यानी कि जो भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता है। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो इस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो चलिए इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि हम ग्राउंड लेवल से किसी हाइट h के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, तो इसको स्टडी करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u। साथ ही हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा -g। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है और इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। साथ ही वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है -g। तो चलिए अब हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम उस प्रोजेक्टाइल की ट्राजेक्टरी कहते हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इस प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है x और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y। अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा होगा। इसलिए आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू u इंटू टी। अब इसी तरीके से हम प्रोजेक्टाइल का आफ्टर टाइम t y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो होता है -g। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल की y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, साथ ही प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा -g। और अगर हम प्रोजेक्टाइल के y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को y के सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे हम t इक्वल्स टू लिख सकते हैं x अपॉन u। तो अगर हम t की ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट कर दें, तो इस सेकेंड इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू -1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की आफ्टर टाइम t इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इस पॉइंट P के ऊपर पहुँच जाता है। इस P पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx और वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, और इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का रिजल्टेंट है V, जिसे हम इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पॉइंट P के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आफ्टर टाइम t जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट P के ऊपर होगा तो इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx को लिखा जा सकता है u। अब हम इस प्रोजेक्टाइल की आफ्टर टाइम t वर्टिकल वेलोसिटी Vy कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन होता है -g। तो आफ्टर टाइम t इस प्रोजेक्टाइल की y एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करें, यानी कि y एक्सिस के अलोंग अप्लाई करें,
तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन होगा -g। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रोजेक्टाइल की आफ्टर टाइम t वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है वी वाई इक्वल्स टू -gt। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल की वाई एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज पता हैं तो इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अगर हम इस इक्वेशन के अंदर vx और vy की वैल्यूज पुट कर दें तो आफ्टर टाइम t इस प्रोजेक्टाइल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर टाइम t जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट p के ऊपर होगा तो इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये एंगल थीटा कितना होगा। यहाँ पे हमें इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पता हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल थीटा है इसके tan फंक्शन को लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। और इस इक्वेशन में वी वाई और वी एक्स की वैल्यूज पुट करके लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल्स टू -gt अपॉन यू। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इस एंगल थीटा को हमने हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली ये एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बातों को स्टडी किया और हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट की। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट की। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से h हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका है। जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने के बाद ये एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन 0 होगा। साथ ही वर्टिकल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन होगा -g। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसका इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो आफ्टर टाइम t इस पॉइंट p के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पॉइंट O और फाइनल पॉइंट P के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है और y एक्सिस के अलोंग यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है x और आफ्टर टाइम t वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल एक कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ मूव करता है। तो t टाइम के अंदर इस प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू u इंटू टी। अब इसी तरीके से हम इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में मूव करता है। इसलिए इस प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y को कैलकुलेट करने के लिए
हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम इस इक्वेशन को इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के लोंग अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की y एक्सिस के लोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि यहाँ पे यू वाई की वैल्यू जीरो होगी। साथ ही इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के लोंग जो एक्सेलरेशन है वो होगा -g, यानी कि यहाँ पे ए वाई की वैल्यू -g होगी। तो इस इक्वेशन में प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी यू वाई और एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल के y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू -1/2 gt स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू u इंटू टी, और इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू -1/2 gt स्क्वायर। तो इस प्रोजेक्टाइल के टी टाइम के अंदर इस नेट डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है s इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट s का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसे लिखा जा सकता है s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथ ही डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करके इस डिस्प्लेसमेंट s को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल के टी टाइम के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है s इक्वल्स टू यू टी आई कैप -1/2 जी टी स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पे इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पॉइंट से फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, तो देखिए जब हम इस प्रोजेक्टाइल को इस हाइट h से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंकते हैं तो इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ग्राउंड लेवल तक पहुँचने में जितना भी टाइम लगेगा उसे हम इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। या सिंपली हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से फेंकने के बाद ये जितनी देर के लिए हवा में रहेगा उसे हम इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में मूव करता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होती है। साथ ही इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो होगा -g। यहाँ पे इस नेगेटिव सिंबल का मतलब है कि इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड लेवल से h हाइट के ऊपर है। तो यहाँ से जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल पे पहुँचेगा तो इस प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -h। यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नेगेटिव सिंबल से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन में इस प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है -h इक्वल्स टू 0 इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैपिटल T के सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखा जा सकता है h इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल T का मतलब है इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t को लिखा जा सकता है √2h/g। तो यहाँ पे अगर हमें ग्राउंड लेवल से ये हाइट h पता हो जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t इक्वल्स टू √2h/g। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पॉइंट O से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने के बाद जब ये ग्राउंड लेवल पे गिरता है तो इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। या फिर यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे।
तो यहाँ पे अगर इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हो और इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो कैपिटल T, तो इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज r को लिखा जा सकता है ux इंटू टी। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इक्वल्स टू √2h/g और इस प्रोजेक्टाइल की x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी होगी u। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल रेंज r को लिखा जा सकता है u इंटू √2h/g। तो यहाँ पे अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड लेवल से हाइट h पता हो और इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज r को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज होगी r इक्वल्स टू u इंटू √2h/g। तो गाइज इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से किसी हाइट h से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने के बाद आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट की। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।